पटना पुलिस की पूछताछ में आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव ने बड़ा खुलासा किया। पेपर लीक केस का आरोपी सिकंदर यदुवेंद्र अनुराग का फूफा है। अनुराग ने पुलिस को बताया है कि वो कोटा में कोचिंग कर रहा था। तब सिकंदर ने अनुराग से कहा कि वो कोटा से वापस आ जाए। सिकंदर ने अनुराग को बताया कि नीट की परीक्षा को लेकर उसकी सेटिंग हो गई है। सिकंदर ने अनुराग को 4 मई की रात को अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया। अनुराग वहां पर नीट परीक्षा का पेपर देने आया था। उसे एक एक सवाल रटवाया गया था। अनुराग ने बताया कि दूसरे दिन परीक्षा में वही सवाल आए जो उसने रटे थे। अब परीक्षा के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अनुराग ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और यह बड़ा खुलासा हुआ है कि अनुराग के फूफा के जरिए उसे इस पूरे एग्जाम के पहले ही तमाम वो सवाल मिल गए थे, आंसर मिल गए थे जो परीक्षा में आना था। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, अनुराग का जो एक कबूलनामा है, बहुत बड़ा खुलासा और नीट परीक्षा के जो तार उलझे उलझे लग रहे थे शायद अब सुलझ जाए। जी हाँ, यदि अनुराग यादव के आप कबूलनामे को देखें, जिस तरह से वो स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि उसे कब प्रश्न पत्र मिला, कैसे उसे पहले ही रटवाया गया, तो अभ्यर्थियों की तरफ से भी कबूलनामे में जो बात है अब सामने आ गई है। और इसके पहले जो सेटर थे उनका कबूलनामा भी था और उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि उन्हें पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और कहाँ उनको ठहराया गया, किस तरह से रटवाया गया। तो जो इन कबूलनामों की यदि बात करें, अभ्यर्थियों की हो या सेटर की हो या फिर अभिभावक की हो, हर किसी ने ये पुलिस को बयान दिया है कि उन्हें प्रश्न पत्र पहले मिल गया था। और अनुराग तो यहाँ तक कह रहा है कि वो कोटा में कोचिंग कर रहा था, उसे फ़ोन किया गया, उसके फूफा ने फ़ोन किया सिकंदर यादवेंद्र ने, और उसने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, सेटिंग हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाती हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है वो लीक हुआ था। लेकिन ये पुलिस के सामने बयान है, अब इसका कानूनी पहलू भी देखना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होगा 164 का, उसमें ये जो कबूलनामा है, क्या यही बात वो दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं, तो ये सारी चुनौतियां आगे कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन फिलहाल अभी तक की जांच में ईओयू ने जो जांच की है, जो पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं, उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है इन अभ्यर्थियों के बयान से कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। और अब इसमें जो नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, खासतौर से सिकंदर के संपर्क में कौन था, गेस्ट हाउस में कैसे अनुराग ठहरा, कौन वो मंत्री था जिसका जिक्र रजिस्टर पर किया गया है। जी। अब पथ निर्माण विभाग ने उसकी जांच भी कर ली है और जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। अहम और पॉइंट बताया है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अनुराग का जो कबूलनामा है वो भी दर्शकों को बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, तो आप समझिए कि जो कबूलनामा है उसने कितने सारे राज के ऊपर से पर्दाफाश किया है और साथ ही लिंक्स को जोड़ने में, कड़ियों को जोड़ने में काफी मददगार साबित हुआ है। तो अनुराग यादव ने पुलिस को क्या बताया? मेरे फूफा ने बताया कि 5 मई को, इसको हम एक बार रोकना चाहेंगे, मेरे फूफा सिकंदर यदुवेंद्र ने कहा कि परीक्षा की सेटिंग हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि सेटिंग हो गई है, आ जाओ। 4 मई की रात मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ दिया गया। फूफा ने उन्हें छुड़वा दिया। अब मुझे नीट की परीक्षा का प्रश्न और उत्तर पुलिस पुस्तक दे दी गई, यानी कि जो पहले ही सवाल थे मिल चुके थे। अब रात में मुझे पढ़ाया गया, रटवाया गया, जो क्वेश्चन थे, आंसर थे, वो पढ़ाया गया, रटवाया गया। परीक्षा में वही प्रश्न आए जो रात को मुझे रटवाए गए थे, ये अनुराग यादव का कहना है। और परीक्षा के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, अनुराग को, जिसके बाद ये कबूलनामा आप देख रहे हैं, इसमें नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम अनुराग यादव है, 22 साल उम्र है, मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो प्रश्न पत्र रटवाया गया था, वही प्रश्न मुझे एग्जाम में मिला है। तो ये वो कबूलनामा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग यादव का यहां पर आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं जो उसने पुलिस के सामने दिया है। अब पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कैंडिडेट्स को ठहराने के मामले में बड़ी खबर आ रही है। NHAI के गेस्ट हाउस में कैंडिडेट्स को कमरा देने के मामले में जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि अनुराग यादव को आखिर किसने ठहराया था, पेपर लीक के आरोपी अनुराग ने किस मंत्री से मदद ली थी, उस बात का भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। नीतीश, आखिरकार किसके कहने पर अनुराग यादव को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया? जो रजिस्टर है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री जी लिखा है, कौन है? आखिरकार क्या खुलासा होने जा रहा है आज?
देखिए, इसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने एक जांच टीम गठित की थी, क्योंकि जिस मंत्री जी का जब शब्द आया तो जाहिर है आमतौर पर ये जो सीधा आरोप है वर्तमान मंत्री पे जाता है, और वर्तमान मंत्री हैं विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं। तो ऐसे में विजय सिन्हा पर चूंकि आरोप लग रहा था तो उन्होंने इसको लेकर जांच टीम गठित की और एक शीर्ष अधिकारी को इस बात की जिम्मेदारी दी। मुझे सूत्रों से यह पता चला है कि जांच टीम की रिपोर्ट आ गई है, और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि वो मंत्री कौन है, यानी कहां से फोन आया, किसने बुकिंग कराई। अनुराग यादव के रजिस्टर में यदि मंत्री लिखा है तो वो किसके लिए है, जो लेटर नंबर 440 जो जारी हुआ वो किसके लिए है, N10 कमरे में ठहरा तो आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने अनुराग यादव को NHI के गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, सिकंदर यादवेंदु का किससे रिश्ता है, ये तमाम वो सारे सवाल उठने लगे। तो अब जांच रिपोर्ट आ चुकी है और ये जानकारी आ रही है कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम खुद इसको सार्वजनिक कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो बातें रखी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के PS से काफ़ी करीबी रिश्ता है, उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर, और उस रिश्ते की वजह से ये समझा गया कि आखिर तेजस्वी यादव के घर तक सिकंदर यादवेंदु की जो पहुंच है वो दिखाई देने लगी, क्योंकि उसके PS उसके रिश्तेदार हैं। अब जाहिर है ये सारी बातें जब सामने आई हैं तो अब इस कहानी ने एक तरह से नया मोड़ ले लिया है। कहें सियासत तो हो ही रही है, लेकिन जो जांच का एंगल है वो भी अब बदल सकता है, क्योंकि इसके तार जो हैं अब तेजस्वी यादव के घर से जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो PS है वो उनका रिश्तेदार है। तो अब ये देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में जब बात आती है तो क्या बात आती है, जो आज खुलासा होगा विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो तो करेंगे खुलासा। लेकिन जैसा आप भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का इसमें नाम आना, तो ऐसे में जो पूरा मामला है सियासी तौर पे और गरमाएगा। और नीट पेपर लीक के पटना के NHI गेस्ट हाउस से जो बड़ी चर्चा में मामला आया है, आखिर 4 मई को किसके कहने पर छात्रों को NHI के इस गेस्ट हाउस में रखा गया था, यह भी आपको बताते हैं। आरोपी सिकंदर यजुवेंद्र का बयान आया है। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अनुराग के आगे मंत्री जी लिखा हुआ है। अब रिश्तेदार अनुराग यादव के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया गया था। आखिर किस मंत्री के रेफरेंस से यह पूरा कमरा मिला था, N10 कमरा किसके नाम पर आखिरकार बुक हुआ था। अब आरोपी जो है सिकंदर यदुवेंद्र, बताया जा रहा है कि इनका रिश्ता है, बड़े जो नेता हैं बिहार के उनके साथ हैं, और रिश्तेदार जो हैं अनुराग यादव के यानी कि फूफा जी होते हैं। कौन? सिकंदर यदुवेंद्र जो है अनुराग के फूफा जी हैं, और फूफा जी के कहने पर ही वो पटना आया था। फिर उसने यही तैयारी की, उसे प्रश्न पहले मिल गए थे, रटवाया गया, उसके बाद वही हुबहू बताया जा रहा है प्रश्न उसको मिला है नीट के एग्जाम में। अब नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी कैंडिडेट अनुराग यादव को उसके फूफा सिकंदर ने NHI के गेस्ट हाउस में ठहरा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि आखिरकार अनुराग यादव NHI के गेस्ट हाउस में ठहर रहा था। आरोपी सिकंदर के सारे जो साले हैं, बेटा है अनुराग यादव, ये कहना, सिकंदर जो है उनके साले के बेटे हैं अनुराग, तो उनके फूफा जी हुए। अब अनुराग यादव के आगे जो है ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। अब ये मंत्री जी जो लिखा हुआ है यही सबसे बड़ी बात है कौन? 4 मई को 12:40 पर गेस्ट हाउस में अनुराग पहुंचा था। उसके बाद मंत्री जी के नाम पे जो सिफारिश पे जो कमरा मिला N10, उस पे आके अनुराग ठहरा था। पेपर लीक के गिरफ्तार आरोपी सिकंदर की तूती किस तरह से बोलती है, उसका क्या जलवा था, वो भी हम आपको बताते हैं। सिकंदर जल संसाधन विभाग का अधिकारी था। अब सोचिए कि जल संसाधन विभाग का अधिकारी, दानापुर नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर, और शिकायत पर सस्पेंड हुआ था, लेकिन अपनी पहुंच से इसने नगर विकास विभाग में अपनी तैनाती करवा ली। आसपास के 4 इलाकों का प्रभार भी मिल गया। 10 दिन के अंदर दोबारा बहाली भी हो गई। तो यह रुतबा है सिकंदर यदुवेंद्र का, यानी कि जिसको सस्पेंड कर दिया गया है, जो जल संसाधन विभाग में था, वो अपनी पहुंच से कहां पहुंचता है? नगर विकास विभाग में आता है। 4 एरियाज भी अपने एरिया में ले लेता है, कब्जे में ले लेता है। अब नीट परीक्षा को लेकर बवाल थमता नहीं है। इस बीच एक और परीक्षा को लेकर NTA विवादों में घिर गया है। UGC नेट की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। UGC नेट एग्जाम को गड़बड़ी के इनपुट मिलने के बाद रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द कर दिया और साथ ही साथ इस मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया है कि UGC नेट परीक्षा के नए सिरे से आयोजन होगा, यानी कि फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय का यह फैसला नीट एग्जाम को लेकर भी जारी विवाद के बीच आया है और छात्र लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। नीट के जो छात्र हैं
वहीं आज 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई एसएफआई यानी कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल की गई है। इसके साथ ही कोर्ट 20 छात्रों की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें परीक्षा की जांच सीबीआई या फिर दूसरी ऐसी एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। अब नीट के मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं, जो कि हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन पहले यूजीसी नेट एग्जाम में कैंसिल क्यों कर दिया गया उसे आप समझिए। 18 जून को एग्जाम होता है। देश के 317 शहरों में परीक्षा हुई है। 19 जून को गड़बड़ी की शक के चलते एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। करीब 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था नेट का, उसमें से मतलब भरा था, रजिस्ट्री की थी। 9 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। 11 लोगों ने आवेदन किया था यानी फॉर्म भरा था। 9 लाख स्टूडेंट्स ने करीब इसमें एग्जाम दिया था। तो 9 लाख स्टूडेंट्स ने 18 जून को देश के 300 से ज्यादा सेंटर्स पे जाके परीक्षा दी थी, तैयारी की थी। लेकिन 19 जून को खबर आती है कि गड़बड़ी के शक के चलते इसे रद्द कर दिया जाता है। आखिरकार ये इनपुट भी कहां से मिला वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें गृह मंत्रालय की ओर से इनपुट मिला था, जानकारी मिली थी, जिस पर काम करते हुए, तुरंत कार्रवाई करते हुए इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो 9 लाख इस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर उन्हें एक बार फिर से रीज एग्जाम देने को मिलेगा। परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई, ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रिपोर्ट आई है कैंसलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन, जिसमें क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड दैट कि इस एग्जाम को क्यों खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एक फ्रेश एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इनपुट आए थे गृह मंत्रालय की ओर से कि इस एग्जाम में धांधली हुई है, इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके बाद सरकार ने कदम उठाते हुए ही यूजीसी नेट एग्जाम को खत्म कर दिया और साथ ही सीबीआई से इस पूरे मामले में जांच कराने की भी बात की गई है। अब यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका थी, एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर समझौते का शक था। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पहले से यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि सभी सब्जेक्ट्स और सभी सेंटर्स पर एग्जाम एक ही दिन में आयोजित किया जा सके, यानी कि पेन और पेपर के जरिए। 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम पेन और पेपर मोड में किया गया, पहले कंप्यूटर के जरिए होता था। अब यूजीसी नेट की परीक्षा 83 सब्जेक्ट्स में हुई थी और एग्जाम एक ही दिन 2 जगह शिफ्ट हुआ था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो गड़बड़ी हुई है उसी के बाद ही शक हुआ और इसे रद्द कर दिया गया। पहले शिफ्ट सुबह 9:30 बजे हुई थी जो एग्जाम हुआ था, दोपहर 12:30 बजे फिर से हुआ एग्जाम। शिफ्ट में जो दूसरा शिफ्ट शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 3 बजे और शाम को 6 बजे तक चला था। तो एक सुबह 9 बजे, उसके बाद 12 बजे, उसके बाद करीब 3 से लेकर 6 बजे तक देश भर में 11,21,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्री करवाई थी। उसमें से लगभग 81% ने इसमें एग्जाम दिया, जिसको मैं कह रहा हूं करीब 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, उन्होंने फॉर्म भरा था। अब 18 जून को 83 सब्जेक्ट्स में परीक्षा हुई, पेन और पेपर मोड में एग्जाम हुआ था। 11,21,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन करीब 81% यानी 9 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने एग्जाम में बैठने का फैसला लिया था। एक ही दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। पहली शिफ्ट हुई थी सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। दूसरा जो शिफ्ट शुरू होता है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है और एक ही दिन के बाद यह परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहले जो एग्जाम होता था वो कंप्यूटर बेस्ड होता था, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था एक साथ सभी परीक्षा करवाने के लिए एक ही वक्त में सभी सेंटर पर पेन और पेपर बेस्ड हुआ था, यानी कि पेन के जरिए होना था। अब सबसे बड़ी बात है कि दूसरा जो अब डेट आने वाला है, कब आएगा, इंतजार किया जा रहा है। यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले छात्र बेहद नाराज हैं। आगे क्या होगा, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द एग्जाम फिर से करवाया जाए। अब छात्र इस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद क्या कह रहे हैं, उनसे बात की संवाददाता संजय शाह ने। नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल ही रहा है, एनटीए पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और उसके बाद ये परीक्षा एकदम से रद्द कर दी। हाँ, देखिए, इसलिए हम नेट को स्क्रैप करने की जो एनटीए है उसको स्क्रैप करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीयूटी यूजी के टाइम देखा था, सीयूटी पीजी के टाइम देखा था और अब नीट का स्कैम तो सबके सामने है। और आज ये 9 लाख से ज्यादा, आप भी जानते हैं कि 9 लाख कितना बड़ा नंबर है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और आने जाने में खर्च होता है, एनर्जी लगती है। लोग गर्मी में मतलब पसीने से भीग करके अपने सेंटर के पास पहुंचे थे, ऊपर से ये 100 किलोमीटर कुछ लोगों को सेंटर दे देते हैं, इतना एनर्जी लगता है। और विशेषकर जो महिला छात्र है उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती इसके दौरान होती है।
तो यही हमारी डिमांड है कि ये एजेंसी, इसके पास क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, ये लायक ही नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई सेंट्रलाइज एग्जाम पूरे देश का एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। इसलिए हम एनटीए को सवालों के दायरे में खड़ा कर रहे हैं कि इस एनटीए को स्क्रैप किया जाना चाहिए और कोई लेजिटिमेट, कोई अच्छी बॉडी, मतलब इस तरीके की जो मतलब जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो जिसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एनटीए तो सब कुछ रेंट आउट करता है, एनटीए के पास अपना खुद कुछ भी नहीं है, वो हर चीज को रेंट पे लेता है। इसलिए 1200 रुपए एक एग्जाम, इस एग्जाम के ऊपर 150 रुपए खर्च नहीं होता है। हम लिख के दे सकते हैं कि 150 रुपए खर्च नहीं है, लेकिन उसके लिए 1200 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो वही है कि ये सारा जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसी का रिजल्ट है कि राज्यों में भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, एनटीए एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजाहिद है, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अभी आपने भी नेट की परीक्षा दिया? हाँ, नेट का एग्जाम दिया था, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई। आपको परीक्षा के दौरान कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है? परीक्षा के दौरान तो नहीं लगा, बट एनटीए के जैसे हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और सेम आगे चल के वैसा ही हुआ। नेट को अभी तक एक भी एग्जाम एनटीए ने ठीक से नहीं ले पाई, चाहे वो नीट हो या यूजीसी नेट हो। एक तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन इतने बेकार, इतने लो लेवल के क्वेश्चन, और बाद में आगे चल के एग्जाम रद्द कर देते हैं। एनटीए को एग्जाम लेने ही नहीं आता। मैं तो ये जानकर शॉक हूँ कि गवर्नमेंट कैसे एनटीए को दे रही है एग्जाम लेने। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम यही चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और उसके जगह कोई दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव दिया जाए, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी नीट परीक्षा को लेकर भी एनटीए सवालों के घेरे में है। हाँ, नीट मैं बता रहा हूँ ना आपको, एनटीए को कोई एग्जाम लेने ही नहीं आता। जो एग्जाम ली, चाहे नीट हो या सीयूईटी, यूजी हो, पीजी हो, उसके अंदर भी सेंटर 1-2 दिन पहले चेंज कर दिया जा रहा। एनटीए में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप करे और इसमें जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये हम सरकार से मांग करेंगे। इस तरह के 9 लाख करीब छात्र हैं जिन लोगों ने परीक्षा में भाग लिया था, और परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर एनटीए सवालों के घेरे में है, और छात्रों की मांग है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन राहुल ध्यानी के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब नेट पेपर लीक जो मामला सामने आने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है। नेट में वो स्टूडेंट्स बैठते हैं जो आगे चलकर अपने करियर में लेक्चरर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं, और ज्यादातर इसमें जो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं वो सब एमए यानी कि मास्टर्स किए होते हैं या फिर पीजी किए होते हैं। बहरहाल नीट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आफ्टर 12th यहां पर एग्जाम देते हैं और मेडिकल में जाना पसंद करते हैं। नीट पेपर लीक केस में बड़ी खबर आ रही है। बिहार के ईओयू यानी कि इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग के एडीजी नैयर हसन दिल्ली तलब किए गए हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। नीट की धांधली की जानकारी ली जाएगी और जांच में पूरी जानकारी लेने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। तो यह बड़ा कदम उठाया गया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से। एचआरडी मिनिस्ट्री ने तलब किया है बिहार में ईओयू यानी कि इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, जो कि इस पूरे पेपर लीक के मामले में इस वक्त तफ्तीश कर रहा है, उसके एडीजी नैयर हसन को बुलाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम नीट कैंडिडेट से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। 10 जनपद में कैंडिडेट से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरा है, उसी के मद्देनजर राहुल गांधी स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे, उनसे उनकी ग्रीवांसेस यानी कि उनकी जो तकलीफ है उसे जानेंगे, और उसके बाद माना जा रहा है एक बार फिर से सरकार के ऊपर कांग्रेस और साथ ही साथ राहुल गांधी हमलावर होंगे। तो नीट की परीक्षा को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी बड़ा एक्शन हुआ है। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुस्टेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जांच के दौरान एसटीएफ को कंपनी की लापरवाही के सबूत मिले थे। इसके अलावा कई नोटिस के बावजूद कंपनी के निदेशक विनीत आर्या ने एसटीएफ के सामने अपने बयान दर्ज नहीं कराए, और बताया जा रहा है कि कंपनी का निदेशक विनीत आर्या अमेरिका में है। आपको बता दें कि सिपाही की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उठाया गया है। एसटीएफ की जांच में लापरवाही पाई गई थी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे आगे बात करते हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, आखिरकार एसटीएफ की जांच में लापरवाही सामने आई। देखिए, ये बड़ा
और कड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, चूंकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो यूपी एसटीएफ कर रही थी और एसटीएफ ने जो कंपनी के निदेशक हैं उनको कई बार नोटिस थमाया है कि वो एसटीएफ दफ्तर आकर के अपने बयान दर्ज कराएं कि इस पूरे मामले पर कंपनी की क्या सफाई है। लेकिन जो मालिक है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लगातार विदेश में है, एसटीएफ के सामने नहीं पेश हुए हैं, जिसकी वजह से यूपी एसटीएफ ने अब यूपी सरकार की अनुमति लेते हुए कंपनी जो उसने पूरी लिखित परीक्षा कराई थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, उसको फिलहाल ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और एक और नया नोटिस भेजा जा रहा है कंपनी के निदेशक को कि वो यूपी एसटीएफ की जांच में शामिल हो। लेकिन एजुटेस्ट नाम की इस कंपनी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी इस पूरी परीक्षा को कराने की, लिखित परीक्षा को कराने की, जिसमें 60,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, अन्य राज्यों से आए थे और उन्होंने यहाँ पर टेस्ट दिए थे और जिस तरीके से परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, तो निश्चित तौर पर जो कंपनी इस पूरे टेस्ट को कराती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने एसटीएफ का जो अनुमोदन है उसको स्वीकार करते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और जल्द ही इस कंपनी के निदेशक के खिलाफ एक और नोटिस भेजा जाएगा ताकि वो जल्द से जल्द यूपी एसटीएफ के सामने समक्ष प्रस्तुत हो और अपनी तरफ से जो भी कंपनी की सफाई है वो पेश करे। लेकिन अब तक कंपनी की तरफ से, निदेशक की तरफ से कोई भी व्यवहार जो शिष्टाचार होता है एसटीएफ को अपनी बात बताने का, वो फिलहाल नहीं हुआ है। बिल्कुल विशाल, इसी तरह के कड़े कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि जो भविष्य होता है स्टूडेंट्स का, उसके साथ जो लापरवाही करे, जो उनके गुनहगार हो, जिम्मेदार हो पेपर लीक के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कदम ही इसी तरह के पेपर लीक्स को आगे रोक सकता है कानून के साथ साथ।